अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अख्तर मिर्ज़ा हाजिर हूँ लेकर गुरु ज्ञान एपिसोड नंबर 2। पिछले एपिसोड में हमने जो बताया, जो दिखाया, जो आप लोगों के साथ जिक्र किया, वो आप लोग पिछले एपिसोड में जाकर गुरु ज्ञान एपिसोड नंबर 1 में जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोरोना। बिल्कुल बगैर वक्त बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं बात। असल में अगर देखा जाए तो सही तरीके से अभी इसके टाइप्स के बारे में कहना कुछ भी ज़्यादा जल्दी होगा, लेकिन फिर भी जो मेडिकल साइंस ने जो अभी तक पता किया है, जो इजाद किया है, जो पता लगाया है, उसके अकॉर्डिंग इसके 4 टाइप्स हैं मेजरली। नंबर 1, प्राइमरी कोरोना। प्राइमरी कोरोना वो कोरोना था या वो शुरुआत 2019 में चाइना के वुहान से हुई, और उस प्राइमरी कोरोना ने निकलने के बाद पूरी दुनिया को अपनी जद में लिया, जिसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान का भी बहुत सारा नुकसान हुआ। और पिछले साल 2020 में हमारे देश ने, हमारे भारत ने लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा दंश झेला, बर्दाश्त किया। खैर, उसके बाद ये परेशानी कुछ वक्त के लिए कुछ कम हुई थी, लेकिन उसके बाद अब हम बात करते हैं इसका जो दूसरा टाइप है। अच्छा, पहले टाइप के बारे में एक चीज़ और कहें, इसने इफ़ेक्ट किसको किया? जो प्राइमरी कोरोना था, इसने ज़्यादातर बुज़ुर्गों को अपना निशाना बनाया। जो बड़े बुज़ुर्ग थे, ज़्यादा उम्र दराज लोग थे, या उन लोगों को जिनका इम्यून सिस्टम किसी बड़ी बीमारी की वजह से कमज़ोर था। जैसे वो लोग जिनको कैंसर था, जिनको शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट पेशेंट, इस तरह के HIV वगैरह, इस तरह के जो भी पेशेंट्स थे, इसने उन पे हमला किया, या बड़े उम्र के लोगों पे, जो उम्र दराज लोग थे, उन लोगों पे अपना हमला किया, उन लोगों को अपना शिकार बनाया। उसके बाद नंबर 2 पे आता है न्यू स्ट्रेन कोरोना। ये न्यू स्ट्रेन कोरोना एक्चुअली क्या है? न्यू स्ट्रेन कोरोना ये वो कोरोना है जिसकी लहर, जिसको सेकेंड वेव का नाम दिया जा रहा है। जो कोरोना इस वक्त पूरी दुनिया में कहर बर्पा किए हुए, खुसूसन हमारे देश हिंदुस्तान में इसी सेकेंड वेव वाले न्यू स्ट्रेन कोरोना की वजह से 4 लाख तक केसेस हमारे यहाँ रिकॉर्ड किए गए। 4,000 साढ़े 4,000 तक रोज़ाना की अमवात, मौतें होती रहीं। लेकिन ठीक है, बेहतर है, वक्त के साथ साथ अब केसेस भी कम हुए हैं और अब मौतें भी कुछ कम होना शुरू हुई है। बहरहाल बहुत कंट्रोल हो गया है। अच्छा, पहले कोरोना में और इस कोरोना में क्या फ़र्क है? पहला कोरोना जो था, उसने बुज़ुर्गों को अपना निशाना बनाया। इस कोरोना ने, न्यू स्ट्रेन कोरोना ने अपना निशाना जवानों को बनाया। यानी कि इसने उनको भी अपना निशाना बनाया जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, जिनको किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं थी, उनको भी अपना निशाना बनाया। उनको तो निशाना बनाया ही बनाया, जिन लोगों को कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं थी, उनको भी निशाना बनाया जिनको कोई परेशानी थी, जिनको किसी भी तरीके की बड़ी डिजीज़ में से कोई डिजीज़ थी। ठीक है, इसके बाद इसी सेकंड स्ट्रेन में, यानी कि जो न्यू स्ट्रेन कोरोना है, इसने बहुत ही ज़्यादा तबाही हमारे देश में ला दी। इसकी कुछ तस्वीरें आप हमारी स्क्रीन पे एक के बाद एक देखेंगे। और ये वो महामारी थी जिसने दुनिया के अंदर तो तबाही मचाई, लेकिन हमारे देश के अंदर त्राहिमाम मचा दिया। कोई ऑक्सीजन के लिए चिल्ला रहा है, कोई वेंटिलेटर के लिए चिल्ला रहा है, कोई दवाई के लिए चिल्ला रहा है, कोई रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए चिल्ला रहा है, कोई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए चिल्ला रहा है। हालत ये हो गई थी कि जितना भी हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी की सारी धाराशायी हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। और अभी भी बहुत हद तक कुछ जगहों पे कंट्रोल में नहीं है, बेशक उसको कंट्रोल में दिखाए जाने की कोशिश की जा रही है। तीसरा कोरोना जो है, उसको कहते हैं री इन्फेक्शन कोरोना। री इन्फेक्शन कोरोना वो है जब किसी शख्स को पहले कभी एक बार कोरोना हो चुका है पहले, और वो कोरोना से रिकवर होने के बाद कुछ टाइम के बाद, इसका टाइम तकरीबन 102 दिन से 120 दिन के करीब का माना गया है। अगर 102 दिन से 120 दिन के बाद में दोबारा से कोरोना किसी बंदे को हो जाता है, तो वो असल में कोरोना नहीं होता, वो री इन्फेक्शन होता है। होता कोरोना ही है, कोरोना की एक शक्ल होती है, बट वो री इन्फेक्शन कहलाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। इसके अंदर ज़्यादा सीवियरिटी नहीं होती, ज़्यादा ख़तरा नहीं होता। इसमें इंसान कोई ज़्यादा वेंटिलेटर पे नहीं जा सकता, ऑक्सीजन पे सम टाइम जा भी सकता है, लेकिन ज़्यादा ख़तरनाक ये नहीं है। और चौथा जो कोविड का एक और फॉर्म आई है,
ये देखा गया है कि सारी दुनिया कोरोना से जब परेशान हो गई, परेशान होने के बाद सारी दुनिया ने ये कोशिश की कि इसका कोई ऐसा तोड़ निकाला जाए, ऐसा इलाज निकाला जाए जिससे कि ये दोबारा से वापस ना आ सके, इसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म किया जा सके। जैसे पोलियो था, पोलियो को किस तरीके से ख़त्म किया गया? पोलियो को ख़त्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका WHO ने पूरी दुनिया की मदद से वैक्सीनेशन के ज़रिए, यानी कि जो 2 बूंद ज़िंदगी की कह के जो वैक्सीन दिया जाता था, जो पिलाया जाता था, दवाई पिलाई जाती थी, ड्रॉप्स, उसके ज़रिए ख़त्म किया। इसी तरह से इसकी कोशिश की जाने लगी कि कोई ऐसा वैक्सीन बन जाए जिसके ज़रिए इसको ख़त्म किया जा सके। अब दुनिया ने 5-6 तरह की वैक्सीन्स तैयार की। सभी वैक्सीन्स का अपना अपना दावा है कि हम ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, हम ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। इसमें 5 मेजरली जो वैक्सीन्स हैं वो दुनिया में आए। सबसे पहले जो दावा किया वो रशिया ने स्पुतनिक 5 के नाम से टीका मार्केट में उतारा। उसके बाद अमेरिका की कंपनी फाइज़र है, उसने उतारा, और अमेरिका में ही जॉनसन एंड जॉनसन ने भी अपना एक टीका और मार्केट में उतारा। हालांकि अगर देखा जाए, चूँकि हमारे यहाँ की आबो हवा और उनके यहाँ का मौसम सूट नहीं करता, तो उनके जो टीके हैं, जो उनके वैक्सीन्स हैं, वो हमारे यहाँ की आबो हवा में पूरी तरह से फिट नहीं बैठते। इसलिए हिंदुस्तान की सरकार ने और हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने ये कोशिश की किसी भी तरीके से अपने यहाँ की आबो हवा को, अपने यहाँ की जलवायु को, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अपना देसी टीका बनाया जाए। उसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट और दूसरी एक और कंपनी ने कोशिश करने के बाद, रात दिन लगने के बाद, कोवैक्सीन और कोविशील्ड दो अलग अलग टीके, 2 वैक्सीन तैयार किए। वैक्सीन्स के बारे में अगला एपिसोड हम पूरा सिर्फ इन 5 के 5 वैक्सीन्स के बारे में बनाएंगे। इनके बाद कितना ख़तरा रहता है, ख़तरा है कि नहीं है, किस वैक्सीन की कितनी सक्सेसफुल परसेंटेज है, कौन सी वैक्सीन के बाद किसी तरीके के कोई सिम्टम और देखे जा रहे हैं, या किस वैक्सीन के बाद किसी तरीके की कोई और कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। तो ये अगला एक और एपिसोड बनाएंगे। इस एपिसोड में हमें जहाँ टर्न लेना है, जहाँ हमें आना है, वो बात होगी असल में पोस्ट वैक्सीन कोरोना। पोस्ट वैक्सीन कोरोना क्या है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की एक सिंगल डोज या डबल डोज ले लिया है, उसके बाद भी देखा गया है कि कुछ लोगों को कोरोना हुआ, जिसमें हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, एक्स PM प्राइम मिनिस्टर श्री सरदार मनमोहन सिंह जी एक मिसाल हैं, जिनको दोनों डोजेस लग गई थी और उसके बावजूद उनको कोरोना हुआ। लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो रिकवर हो गए। अच्छी खासी उम्र थी, उसके बाद भी वो रिकवर हो गए। इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं कि खाली ये मनमोहन सिंह जी के केस के बाद मैं ये कह रहा हूँ, बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए कि जिनको कोरोना का टीका लग चुका था और उनको कोरोना हो गया, होने के बाद वो लोग जल्दी से रिकवर कर गए और अच्छे से रिकवर कर गए। अब कोरोना के अंदर क्या ट्रीटमेंट या क्या प्रिकॉशंस या क्या गलत फहमियाँ पैदा की जा रही है, तो असल में जो ट्रीटमेंट है, मैं समझता हूँ और आप भी सब बेहतर जानते हैं, इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही बता सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बग़ैर डॉक्टर की सलाह के कोई भी ट्रीटमेंट, खासकर एलोपैथी का कोई भी ट्रीटमेंट बिल्कुल ना ले। बग़ैर डॉक्टर की सलाह के, बग़ैर डॉक्टर को दिखाए, बग़ैर डॉक्टर के विज़िट किए कोई भी दवाई किसी तरीके की आप अपनी तरफ से ना लें। खासकर कुछ लोगों ने क्या किया है कि अपने आप को होम क्वारंटाइन कर लिया और उन्होंने देखा कि अपना ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, तो ख़ुद को उन्होंने रेमडेसिविर जैसा इंजेक्शन लगवा लिया जो उनके लिए नुकसानदेह रहा। तो इसलिए आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है, अपने आप डॉक्टर ना बने, बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के, बग़ैर डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई अपने आप ना लें। दूसरी चीज़, प्रिकॉशंस के तौर पे अगर चाहें आप, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, एहतियात बेहतर है इलाज से। तो अगर हम लोग प्रिकॉशन कर लेते हैं, हम लोग एहतियात कर लेते हैं, हम लोग परहेज़ कर लेते हैं, तो परहेज़ के तौर पे, परहेज़ में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कुछ देसी नुस्खे हैं जो आजमाए हुए हैं, मैंने खुद भी आजमाया है, उनको इम्प्लीमेंट किया है, तो कोरोना से रिकवरी में बहुत मदद मिली है। जैसे हम अगर भाप की बात करते हैं, स्टीम, अगर दिन में 4 बार 5-5, 3-3, 4-4, 2-2 मिनट भी आपने भाप ली है, तो आपकी सांस की नली जो है वो खुल जाती है, जिससे आपको सांस लेने में परेशानी कम होती है। दूसरी चीज़ जो आम तौर पे देखी गई है, सर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है इस दौरान, तो बार बार अगर आप लोग टैबलेट्स खाएंगे, आप लोग बार बार अगर पैरासिटामोल लेंगे, तो आपकी किडनीज़ को इफ़ेक्ट होने का ख़तरा हो सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर मुमकिन हो
तो बेहतर होगा कि आप लोग ज़ेंडुबाम का इस्तेमाल करें। अच्छा, चूँकि आपके ये जो कोरोना है ये पूरी तरीके से आपके फेफड़ों पे, आपके लंग्स पे, आपके सांस की नली के ऊपर आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, तो इसलिए टाइम टू टाइम दिन में 1-2 बार, वरना रात को सोते टाइम ज़रूर एक बार विक्स अपनी पसलियों पे, अपने गले पे ज़रूर हल्के हल्के हाथ से विक्स ज़रूर लगा लें। अच्छा, उसके अलावा एक जो हमारी यूनानी मेडिसिन है वो बहुत सक्सेसफुल देखी गई है, मैंने ख़ुद भी यूज़ की है, शरबत तूते सियाह। ये असल में शरबत तूते सियाह आपकी जो नली है सांस की, उसको साफ़ करने में आपकी बहुत मदद करता है और आपके गले को, जो गला आपका जकड़ जाता है, जो खिचखिच हो जाती है, जिसके अंदर ख़राश हो जाती है, जिसके अंदर थिक म्यूकस जम जाता है, उसको सही करने में आपकी बहुत मदद करेगा ये शरबत तूते सियाह। इसकी तस्वीर और इसका नाम आप हमारी स्क्रीन पे भी अभी देख रहे होंगे। तो बहुत सारी बातें इसके बारे में हम कर सकते थे, ताकि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैं इस वीडियो को यही ख़त्म करना चाहूँगा। आप सभी से एक बार फिर गुजारिश यही रहेगी, अगर आपको लगे कि हमारा जो मवाद है, हमारा जो मटेरियल है वो इन्फॉर्मेटिव है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। तो अगला जो तीसरा एपिसोड हम बनाएंगे, हम सोच रहे हैं कि जो सारे वैक्सीन्स इस वक्त दुनिया के अंदर हैं, उन वैक्सीन्स के बारे में, उनकी सक्सेसफुल परसेंटेज, उनका क्या काम है, उस सब के बारे में अगले अगले एपिसोड में हम वैक्सीन्स के बारे में बनाएंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार, जय हिंद।